बड़ी सुपर पावर, एक ऐसी मिलिट्री जिसका साल का बजट पूरे देश की इकोनॉमी से बड़ा है, और सामने थी एक ऐसी इंसर्जेंसी जिनके पास ना एडवांस्ड फाइटर जेट्स थे, ना ही सैटेलाइट इंटेलिजेंस। फिर भी 20 साल लंबी जंग, $2 ट्रिलियन से ज्यादा का खर्चा और हजारों जाने गंवाने के बाद नतीजा क्या निकला? पूरी तरह से नाकामी। अगस्त 2021 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेटा तो पूरे जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को हिला कर रख दिया। यह सिर्फ एक मिलिट्री विथड्रॉ नहीं था, बल्कि मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक फेलियर था। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस सुपर पावर ने कोल्ड वॉर जीता, जो हर मॉडर्न वॉरफेयर में आगे रहा, वो अफगानिस्तान के पत्थरों और पहाड़ों में कैसे हार गया? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल पजल को डिकोड करेंगे और उनको रीजन को एनालिसिस करेंगे जिन्होंने अमेरिका को एक ना खत्म होने वाले लूप में फंसा दिया। तो आइए इस पूरे सच को आमने सामने लाते हैं। स्ट्रैटेजिक कंफ्यूजन और मिशन क्रीप। सबसे पहले और फंडामेंटल रीजन था अमेरिका की पॉलिसी में कंसिस्टेंसी ना होना, जिसे जियोपॉलिटिक्स में मिशन क्रीप कहते हैं। अक्टूबर 2001 में जब ऑपरेशनल एंड्यूरिंग फ्रीडम शुरू हुआ तो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल पानी की तरह साफ था। अल-कायदा को डिसमेंटल करना और 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को न्यूट्रलाइज करना। शुरुआत में उन्हें कामयाबी भी मिली। तालिबान को सत्ता से हटा दिया गया, लेकिन थोड़े ही समय में अमेरिका ने अपना मकसद बदल दिया। काउंटर टेररिज्म का मिशन अचानक एक मेगा नेशनल बिल्डिंग प्रोजेक्ट में कन्वर्ट हो गया। यूएस ने सोचा कि वो अफगानिस्तान को एक वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। इससे भी बड़ा ब्लंडर तब हुआ जब 2003 में वॉशिंगटन ने अपना पूरा ध्यान और रिसोर्सेस अफगानिस्तान से हटाकर इराक इन्वेंशन में झोंक दिया। इंटेलिजेंस एसेट्स, अलाइड स्पेशल फोर्सेस और बिलियंस ऑफ डॉलर जो अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने में लगने चाहिए थे, वो इराक भेज दिए गए। नतीजा ये हुआ कि तालिबान को फिर से इकट्ठा होने का एक अच्छा मौका मिल गया। 4 अलग अलग यूएस प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस आए, बुश, ओबामा, ट्रंप और बाइडेन, और सबकी अफगानिस्तान पॉलिसी एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी थी। एक प्रेसिडेंट फौज बढ़ाता तो दूसरा तुरंत वापस बुलाने की बात करता। इस स्ट्रैटेजिक कंफ्यूजन ने मिलिट्री कमांडर्स को कभी एक डेफिनेटिव लॉन्ग टर्म गोल पर काम करने ही नहीं दिया। इम्पोज सिस्टम और आर्टिफिशियल इकोनॉमी का फेल होना। दुनिया के किसी भी देश में जब आप बाहर से कोई पॉलिटिकल सिस्टम जबरदस्ती थोपते हैं तो वो टिक नहीं पाता। वॉशिंगटन ने अफगानिस्तान के कॉम्प्लेक्स ट्राइबल स्ट्रक्चर को समझे बिना वहां एक हाई सेंट्रलाइज्ड वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेटिक सेटअप इंस्टॉल करने की कोशिश की। हिस्टोरिकली अफगानिस्तान एक ऐसा इलाका रहा है जहां लोकल ट्राइबल लीडर्स और वॉरलॉर्ड्स का दबदबा ज्यादा होता है, और काबुल की सेंट्रल गवर्नमेंट की पकड़ हमेशा कमजोर रही है। अमेरिका ने इस जमीनी हकीकत को बिल्कुल नजरअंदाज किया। इसके ऊपर से यूएस ने वहां एक ऐसी नकली इकोनॉमी खड़ी कर दी जो पूरी तरह से फॉरेन एड पर डिपेंडेंट थी। एक एस्टिमेशन के मुताबिक अफगानिस्तान का लगभग 75% पब्लिक एक्सपेंडिचर डायरेक्ट फॉरेन एड से फंडिंग पाता था। जब बिलियंस ऑफ डॉलर का बेहिसाब कैश एक कमजोर सिस्टम में डाला गया तो उसने एक्सट्रीम इंस्टीट्यूशनल करप्शन को जन्म दिया। घनी गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिशियल्स और ब्यूरोक्रेट्स ने मिलियंस ऑफ डॉलर विदेशी बैंक अकाउंट्स में भेज दिए। गांव देहात के आम अफगान नागरिकों तक तरक्की का पैसा कभी पहुंचा ही नहीं।
उनके लिए काबुल की गवर्नमेंट एक करप्ट पपेट रिग में बनकर रह गई, जिसके चलते उनका सिस्टम से भरोसा बिल्कुल उठ गया। घोस्ट सोल्जर्स और अफगान मिलिट्री कॉम्प्लेक्सिटीज। अमेरिका ने अफगान नेशनल आर्मी को ट्रेन करने और हथियार देने के लिए लगभग $83 बिलियन खर्च किए। पेपर पर अफगान आर्मी के पास 3 लाख से ज्यादा हाईली ट्रेन्ड सोल्जर, एडवांस टेक्नोलॉजीज और यूएस प्रोवाइडेड एयर सपोर्ट्स थे। लेकिन असली जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। इस पूरे ढांचे की सबसे बड़ी कमजोरी थी घोस्ट सोल्जर्स का धंधा। करप्ट मिलिट्री कमांडर्स ने हजारों ऐसे सिपाहियों के नाम रजिस्टर्स में लिख रखे थे जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, ताकि उनकी महीने की तनख्वाह को खुद अपनी जेब में डाल सके। जब असली लड़ाई का वक्त आया तो असली फौज कागजी ताकत की आधी भी नहीं थी। इससे भी बढ़कर पेंटागन ने अफगान आर्मी को इस तरह से ट्रेन किया कि वो पूरी तरह यूएस मिलिट्री इकोसिस्टम पर डिपेंडेंट हो गए। उन्हें एडवांस एयर स्ट्राइक्स, रियल टाइम सैटेलाइट इंटेलिजेंस और कॉम्प्लेक्स मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की आदत डाल दी गई। जैसे ही यूएस ने कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस और एयर सपोर्ट अचानक बंद किया, अफगान आर्मी अंधी और अपाहिज हो गई। सप्लाई चेन से टूटने की वजह से बॉर्डर आउटपोस्ट पर खड़े सिपाहियों तक खाना, हथियार और जरूरी सामान पहुंचना बंद हो गया। कई महीनों से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली थी, जिसकी वजह से उनका हौसला बिल्कुल टूट गया और उन्होंने लड़ने की जगह हथियार डाल देना ही सही समझा। पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल डबल गेम। कोई भी काउंटर इंसर्जेंसी वॉरफेयर तब तक नहीं जीती जा सकती जब तक बागियों को एक सुरक्षित ठिकाना मिलता रहे। और अफगानिस्तान के केस में तालिबान के पास पाकिस्तान के रूप में एक परमानेंट सेफ हेवन अवेलेबल था। जब 2001 में यूएस मिलिट्री ने हमला किया तो तालिबान के टॉप लीडरशिप और लड़के आसानी से बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज जैसे क्वेटा और पेशावर में छुप गए। वहां उन्होंने अपने कमांड सेंटर, रिक्रूट नेटवर्क और ट्रेनिंग कैंप्स को फिर से चालू किया। यहां एक बहुत ही पेचीदा जियोपॉलिटिकल का दोहरा खेल चल रहा था, जहां इस्लामाबाद एक तरफ अमेरिका से बिलियंस ऑफ डॉलर का काउंटर टेररिज्म एड ले रहा था, खुद को यूएस का साथी दिखा रहा था, लेकिन वही दूसरी तरफ उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई कवर्टली तालिबान को पैसा, हथियार और स्ट्रेटेजिक गाइडेंस दे रही थी। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ पॉलिसी का मकसद ये था कि काबुल में एक ऐसी गवर्नमेंट रहे जो इंडिया की तरफ झुकी हुई ना हो, बल्कि उनके इशारों पर चले। यूएस पॉलिसी मेकर्स इस पूरे खेल से अच्छी तरह वाकिफ थे, लेकिन सामान पहुंचाने के रास्तों की वजह से वो पाकिस्तान को पूरी तरह नाराज नहीं कर सकते थे, क्योंकि यूएस ट्रॉप्स के लिए सप्लाई लाइंस पाकिस्तान के समुद्री तटों और रास्तों से होकर ही गुजरती थी। इस प्रॉक्सी वॉर के सुरक्षित ठिकानों ने तालिबान को कभी ना खत्म होने वाली ताकत दे दी। तालिबान की आइडियोलॉजिकल जड़ों को कम आंकना। अमेरिका की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक थी उनका घमंड। उन्होंने तालिबान को सिर्फ एक आम मिलिटेंट ग्रुप समझा। उनकी सदियों पुरानी धार्मिक और सामाजिक पकड़ को बहुत हल्का लिया। गांव देहात के पुराने ख्यालात वाले अफगानिस्तान में तालिबान ने खुद को एक रिलीजियस और नेशनलिस्ट फोर्स की तरह पेश करने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने एक बहुत ही असरदार नैरेटिव बनाई कि वो विदेशी हमलावरों के खिलाफ एक होली वॉर यानी जिहाद लड़ रहे हैं और अपनी जमीन को गुलामी से आजाद करा रहे हैं। इसके उलट अमेरिका ने जो नए बदलाव और
रहने सहने का तरीका रूरल एरियाज में लाने की कोशिश की, वो वहां से लोगों ने अपनी धार्मिक पहचान और पुराने रिवाजों पर एक सीधा हमला समझा। यूएस ने ट्रम्प के हमलों से होने वाले आम नुकसान जैसे रात के छापों और गलती से हुए ड्रोन स्ट्राइक्स में आम लोगों की मौत ने वहां के लोगों को और गुस्से में भर दिया और उन्हें तालिबान की तरफ ढकेल दिया। तालिबान के लड़कों के पास एक जुनून था, वो पैसे के लिए नहीं बल्कि एक सोच के लिए लड़ रहे थे। उनका एक बहुत ही मशहूर डायलॉग है जो उन्होंने यूएस मिलिट्री के लिए कहा था, घड़ियां तुम्हारी है पर वक्त हमारा है। और उनका ये पक्का इरादा आखिर में उनकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। दोस्तों, अगस्त 2021 में अमेरिका का पीछे हटना सिर्फ एक मिलिट्री कैंपेन का खात्मा नहीं था, बल्कि इस बात का सबूत था कि फौजी ताकत से आप सड़कें तो बदल सकते हैं पर देश नहीं बना सकते। 20 साल की इस लंबी जंग ने ये साफ कर दिया कि अगर आपको वहां के समाज और कल्चर की समझ ना हो और आपका तरीका गलत हो तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर भी आपको जीत नहीं दिला सकती। अमेरिका के निकलने के बाद अफगानिस्तान आज वही खड़ा है जहां वो 2001 में था, बल्कि अब तो और बुरे हालात और भुखमरी में है। इस हार ने पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल डायनामिक को बदल कर रख दिया है और बड़े देशों के लिए एक सबक छोड़ा है। बाकी आपके हिसाब से क्या अमेरिका का निकलना एक सोचा समझा कदम था या एक अचानक भागने का रास्ता? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो YouTube के हाई बटन पर क्लिक करके हमें प्रमोट जरूर करें। जय हिंद।